नमस्कार आलोक जी, नमस्कार गुप्ता सर और आप सबको जितने भी प्रतिभागी है सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार सबको। नेशनल वर्कशॉप ऑन सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी फॉर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो मनोविकास परिवार ने जो प्लानिंग किया है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी माइलस्टोन है। क्योंकि छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो होते रहते हैं, लेकिन इतना सीरीज ऑफ लेक्चर्स के ऊपर मंथन होना, ट्रेनिंग होना, और जो फैकल्टी की आप लोगों ने लिस्ट जारी की है, स्तुति कक्कर मैडम, निमेश देसाई सर, टी.डी. धरियाल जी, रोमा कुमार जी, आभा क्षेत्रपाल जी, मैरी बोरुआ मैडम और पता नहीं कितने लोगों को आप लोगों ने जोड़ा हुआ है। मुझे देख के लग रहा था कि आखिरी वालों के पास कुछ बचा भी है बोलने के लिए। इट्स ए वेरी चैलेंजिंग थिंग। सुनने वालों को भी ऐसा ना लगे कि ज्यादा रिपीटिशन हो रहे हैं। Whatever the case be, आप लोगों ने फोर फ्रंट में इस टॉपिक को रखा है, ये बहुत एक अच्छी बात है। कारण कि जितने भी स्पेशल स्कूल्स या इंक्लूसिव स्कूल्स देश में चल रहे हैं, इंटीग्रेटेड स्कूल्स, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज या सब जगह बात तो हम लोग करते रहते हैं, बट फैक्ट यही है कि जितने भी डेवलपमेंटल स्केल्स है, करिकुलम जितने भी है, वो सब करिकुलम को अगर स्टडी करेंगे तो ये टॉपिक तो है नहीं। इक्का दुक्का आइटम कहीं मिल जाएगा आपको स्किल, तो सारे स्पेशल एजुकेटर को तो हम लोग पिछले 50 साल से MDPS, FSCP, बेसिक MR, बेसिल MR कुछ भी ऐसे पकड़ा देते हैं, कोटाज या वॉट एवर इट इज, एंड स्पेशल एजुकेटर उसी के हिसाब से उसका पाठ्यक्रम बनाते हैं, असेसमेंट इवेल्युएशन करते हैं। Similarly, occupational therapist आएगा, he or she will also have a similar kind of a curriculum. Speech therapist का अपना curriculum होगा। तो this has never been part of the curriculum itself. curriculum का जब proper scale, as a syllabus जब है ही नहीं, तो definitely milestones कुछ achieve हुआ नहीं होगा। And despite there are so many history, इतने abuses की इतनी कहानी है, हर डिस्ट्रिक्ट में आप अगर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर अथॉरिटी से बात करेंगे तो दे विल हैव मल्टीपल केसेस रजिस्टर्ड एवरी ईयर। उनको आधा तो केसेस में उनको पता भी नहीं रहता है द पर्सन इज हैविंग सम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बट लेटर ऑन धीरे धीरे जब केस आगे बढ़ती है देन दे गेट टू नो कि भाई इंटेलेक्चुअली चैलेंज था। तो सबसे पहले तो एक ही कॉन्सेप्ट हम लोगों को सबको मिलके तय कर लेना चाहिए। सो सच ए बिग फोरम, जो फोरम आप लोगों ने मनोविकास ने हमारे कंट्री को दिया है ऑन दिस टॉपिक, कि हम लोग करिकुलम एडेप्टेशन करेंगे या हम लोग इसको एज ए प्लस करिकुलम आगे ले जाना चाहेंगे। मेन स्ट्रीम हमारी जो है 90% बच्चा आज की डेट में जो है, 90% भी नहीं, आई वुड लाइक टू पुट इट अप एज 95% ऑफ द चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पूरे देश भर में वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन में दे आर रजिस्टर्ड। सो ये एक क्लियरिटी के साथ आना चाहिए कि हम लोग करिकुलर एडेप्टेशन करेंगे, जो करिकुलम अवेलेबल है मेन स्ट्रीम स्कूलों के लिए थ्रू NCERT एंड थ्रू SCERTs, हम उसका एडेप्टेशन के ऊपर फोकस करेंगे और विल ब्रिंग इन ए प्लस करिकुलम। दोनों का ही प्रोविजंस है या दोनों का मिक्सचर भी किया जा सकता है। प्लस करिकुलम सब समझाने के लिए मैं यही आपको कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए लर्निंग ऑफ ब्रेल, लर्निंग ऑफ साइन लैंग्वेज, ये प्लस करिकुलम में आता है, बिकॉज इस करिकुलम से बाकी लोगों का कोई लेना देना होता नहीं है। जब बाकी लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है किसी बिंदु से, तो हम उसको प्लस करिकुलम बना देते हैं कि एब्सोल्युटली अलग से ही इसका प्रशिक्षण शिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। एडेप्टेड करिकुलम उसको कहते हैं जी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ फैसिलिटीज या कुछ पाठ्यक्रम, कुछ चैप्टर, कुछ सिलेबस कुछ है, और उसमें हम लोग इंटेलेक्चुअली चैलेंज के लिए ग्रेड वाइज कुछ प्लानिंग करें। तो इसके ऊपर क्योंकि ऐसा कोई अभी मंथन हुआ नहीं है, दिस इज द फर्स्ट फोरम, तो ये टॉपिक मेरे लिए लेना थोड़ा सा मुश्किल है। दिस विल नीड लॉट ऑफ डेलिबरेशन एंड सॉर्ट ऑफ a round table conference of all the experts that had come and joined in your forum. हमें पेडियाट्रिशियन भी चाहिए, साइकेट्रिस्ट भी चाहिए, हमें और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी चाहिए, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी चाहिए, हमें साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज, पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड आल्सो मे बी सम एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल चैलेंज्ड। उन सबकी एक ग्रुप बना के बहुत दिनों की मंथन करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रीड ए
researched article on disability implication on sexual development and sexuality issues. Social movement है that they are equal to us. जैसे it is very easy to say कि blind लोगों का आँख नहीं है तो क्या हुआ, physically they are as good as us. बाहर से ऐसा लगता है, लेकिन अगर रिसर्च आर्टिकल पढ़ना चाहेंगे कि क्या ब्लाइंड लोगों का मसल मूवमेंट या बॉडी मास और ओवरऑल फिजिकल कैपेसिटीज एंड फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज, क्या ये वाकई में ही आम लोगों जैसा होता है, तो प्रॉपरली रिसर्च आर्टिकल ये सब चीजों में मिलता नहीं है. सिमिलरली जब आप इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी की बात करते हैं, एज द IQ डिक्रीजेस और as other conditions of intellectual disability उसके अंदर आ जाता है intellectually challenged बच्चे के साथ, उसका क्या डिसेबिलिटी का कोई इम्प्लीकेशन या डिसऑर्डर्स, एडिशनल डिसऑर्डर्स या एडिशनल जो इम्पैक्ट आते हैं एक डिसेबिलिटी में, इसका सेक्सुअल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होता है क्या? कई बार बोलना आसान हो जाता है कि इसका दोनों पैर नहीं है, विल इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन हिज सेक्सुअल हेल्थ? बाहर से लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हुआ, लेकिन उस आदमी की अगर जीवन शैली को आप स्टडी करेंगे, जितना तकलीफ के साथ वो अपना जिंदगी जी रहा है, जितना क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका खराब हो रहा है, तो ऐसे ही क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ, ऐसा फिजिकल एग्जॉशन के साथ सेक्सुअल लाइफ डेफिनेटली उसकी हम पर हो जाती है. तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू टू स्टडी कि वे एक इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे की लाइफ में कभी कभी वी हैव टू काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट वी सी. एक बच्चा तो इतना आइडियल है लाइफ में कि उसका सेक्सुअल एनर्जी एज सच, ओवरऑल फिजिकल एंड द मेंटल एनर्जी इतना ज्यादा स्टोर्ड है कि बाहर निकालने के लिए वो कुछ भी करते रहता है. दे मे टर्न आउट टू बी सेक्सुअली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर. ऑन द कॉन्ट्ररी, एक दूसरा इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चा है, उसका माँ बाप ने उसके लिए ऐसा भयंकर धराशायी करिकुलम बना के रखा हुआ है, सुबह से लेकर रात तक, स्पीच थेरेपी, योगा थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी. तो उसका फिर एनर्जी लेवल फिजिकल एंड मेंटल लेवल में कुछ बचता ही नहीं. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम सब लोगों को मिलके एक्चुअली ये सब टॉपिक के ऊपर पहले स्टडी करना पड़ेगा, वेदर देयर इज इम्प्लीकेशन और इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ उसका जो भी लाइफ होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट में एंड सेक्सुअल बिहेवियर में उसका एक्चुअल इम्पैक्ट है क्या. I as a sort of a semi parent of a adolescent IDD child, जो मेरे घर में 12 साल रहे हमारे परिवार में, तो मुझे उस समय लगा था कि डेफिनेटली देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल बिहेवियर एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इसका इम्पैक्ट स्टडी करना आवश्यक है. सेकंड आता है how to go into training when this country will have so many myths and misconceptions regarding sexuality and regarding intellectual disability. So intellectual disability को लेके जब हम sexuality की बात करेंगे तो बाद में आएगी. एज ए इंसान उसके ऊपर इतने सारे misconceptions रहते हैं. IDD तो छोड़ दो, when you talk of even persons with visual disability or physical disability or hearing disability, इतने मिसकॉन्सेप्शन से भरे हुए एक समाज में जब एक इंसान को आप ग्रो कराएंगे, एक इंसान जब आपके साथ मिलके आगे बढ़ेगा, बचपन से लेके वो एडोलेसेंट तक आएगा, फिर वो एडल्ट बनेगा, एक समाज जिसको पता ही नहीं है मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरे अंदर क्या है, तो वो समाज के साथ जब मैं इंटरेक्शन करूंगा, मेरा जो साइकोसोशियल विकास होगा वो डेफिनेटली दैट विल बिकम ए बैरियर टू माय सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड माय सेक्सुअल बिहेवियर. तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है उसको भी स्टडी करना जरूरी है. हाउ डिफरेंट मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस और how the society and the community and the parents, everybody is playing a negative role in sexual development and sexuality behavior of persons with special needs. Myths आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, तो I would not like to talk on so many myths, but we need to analyze on all those and look at the impact, how all these myths, misconceptions towards persons with special needs is actually a barrier to the sexual development and sexual behavior of persons with special need. Training need की अगर हम बात करें, D.Ed special education, B.Ed special education
एम.एड स्पेशल एजुकेशन, ये सब की सिलेबस करीब करीब मेरा रटा हुआ है। मैंने तो कभी ये सिलेबस देखा ही नहीं, कभी ये सिलेबस पढ़ा ही नहीं। जब ये सिलेबस में कहीं है नहीं टीचर एजुकेशन में, नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कहाँ से होगी? ट्रेनिंग तो हो नहीं पाएगी, बिकॉज 10,000 टीचरों को हम पार एनाम ट्रेनिंग कर रहे हैं, डीएड बीएड सब एमएड मिला देने से और ज्यादा है। तो उनकी जब ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो वो आगे जाके क्लिनिक में, स्पेशल स्कूलों में, इंक्लूसिव स्कूलों में और अलग जगह में ट्रेनिंग कहाँ से कर रही होगी? तो देयर इज नो स्कोप। जब आपके पास ट्रेनर ही नहीं है तो एक तो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन के मारे पहले से ही दबे हुए थे समाज सेक्सुअलिटी एजुकेशन को लेके, ऊपर से आपने ट्रेनिंग का कंपोनेंट जीरो रख दिया। तो ट्रेनिंग कंपोनेंट ही आपने जीरो रख दिया इन द एचआरडी प्रोग्राम्स, तो वेरी लेस लाइकली आपका ये सक्सेसफुल कुछ वेंचर हो पाएगा इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन। Third, if you do a generic study of lives of persons with special need in special reference to intellectually challenged, इनकी ओवरऑल लाइफ को स्टडी करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हमें भी किसी ने लेक्चर दिया नहीं सेक्सुअलिटी एजुकेशन के ऊपर, बस सिनेमा देख के, वीडियो देख के, ऑडियो देख के, चोरी छुपे कुछ ना कुछ कर करके, प्रोनोग्राफी देख के या प्रोनोग्राफी पढ़ के या वीडियो देख के, कुछ ना कुछ कर करके हम लोगों ने लाइफ का अपॉर्चुनिटीज लिया, दोस्तों के साथ गप्पे मार के, सिबलिंग के साथ गप्पे मार के, whether it is a village or a city, because I had this privilege of coming from a very backward village and gradually moving to maybe residential facilities and then city and then going to different parts of the country. So we have a traditional method. फॉरेन का सिस्टम अलग होगा, इंडिया का एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें सारे लोग धीरे धीरे, ऑफ कोर्स फॉरेन जैसा बहुत जल्दी सेक्सुअली एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं, बट बाय द टाइम वी आर अबाउट 25 इयर्स ऑफ एज, हम सब लोग मिलके मतलब सीखने लगते हैं, सीख जाते हैं। और इस सीखने के पीछे जो है कोई करिकुलम नहीं है, इट इज अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड द लाइफ दैट वी लीड। हम दोस्तों के साथ रहते हैं, सीनियर्स के साथ रहते हैं, जूनियर्स के साथ रहती है, हमारी ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलने जुलने का होता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ एक्सपीरियंस, द वे वी लीड आवर लाइफ हैज गॉट सम स्कोप फॉर एजुकेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू सी नाउ द लाइफ्स ऑफ स्पेशल नीड इंडिविजुअल्स, वो लाइफ अपॉर्चुनिटीज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, नेचुरल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, पीयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, वो अपॉर्चुनिटी तो हमने खत्म कर दी। जब वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी नेचर में ही नहीं है तो डेफिनेटली सेक्सुअलिटी एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी एक बैरियर हो जाती है। तो जितना ज्यादा इंक्लूसिव लाइफ जीने के लिए देंगे लोगों को, उतना ही ज्यादा शायद पॉसिबिलिटी होगा कि उनका लर्निंग आगे बढ़ पाए। सो इसका भी एक बहुत बड़ा एक एनालिसिस है कि कितना ज्यादा हम नॉर्मलाइज्ड लाइफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन सोचिए 100 साल पहले आया था, उसके बाद मेन स्ट्रीमिंग वर्ड आया, फिर इंटीग्रेशन वर्ड आया, फिर हमने बोला सोशल इंटीग्रेशन, फैमिली इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन, सो मेनी, उसको फिर डिवाइड किया, फिर इंक्लूजन की बात आ गई। इट इज नॉट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, इट इज अबाउट इंक्लूजन, इट इज अबाउट लाइफ दैट एवरीबडी लीड्स। ऐसा जिंदगी मुझे अगर मिले, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, माइनॉरिटी हूँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, जो भी हूँ, नॉर्मलाइज लाइफ जीने का मौका मिलेगा तो एजुकेशन ऑटोमेटिकली होने की संभावना रहती है। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है कि हम लोगों ने किस प्रकार से सेक्सुअलिटी एजुकेशन का और लाइफस्टाइल ऑफ पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हम लोगों ने बैरियर बनाया है, व्हाटएवर रीजन, एंड दैट बैरियर हैज बिकम ए बैरियर फॉर सेक्सुअलिटी एजुकेशन। कभी कभी लगता है टीचर, फैमिली, इंस्टीट्यूशन एंड ओवरऑल कम्युनिटी, सबको हमारा सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है, इन सबको जब मैं कभी मुझे चैप्टर लिखने की मौका मिलेगा तो मैं इन सबको नॉट, आई विल नेवर लेवल देम एज फैसिलिटेटर्स। आज अच्छा है आप लोगों ने ऐसा टॉपिक लिया, बट बाय एंड लार्ज मे बी आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, बट एज ए टीचर, एज ए फैमिली, एज ए इंस्टीट्यूशन और एज ए कम्युनिटी, वी आर ऑल बैरियर्स। तो जब सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात करेंगे, बैरियर रिमूवल सबसे पहले आपका चैप्टर का हिस्सा बनेगा कि इन सबकी बैरियर हटना जरूरी है। जब भी आप लेक्चर में भी जाएंगे,
इंडिया में आप सेक्स वर्ड यूज करे, पेनिस वर्ड यूज करे, वेजाइना वर्ड यूज करे, मामला बहुत बिगड़ जाने वाली है। आई डोंट नो हाउ यू आर प्लानिंग फॉर एजुकेशन ऑफ दिस थिंग्स। तो ये सब बैरियर का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ा स्टडी है, इट्स ए पर्सनल स्टडी, डू intellectually disabled children, intellectually challenged children have private life? Sexual development, sexuality behavior has got direct correlation to having private life. कितने स्टडीज आप लोग कर सकते हैं, फैमिली स्टडीज, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप स्टडी करें, स्टडी करके बस इतना सा स्टडी करके देख लीजिए, प्राइवेट लाइफ इंडिया में आम लोग ही नहीं है, गरीबी ज्यादा है, तो पता लगा माँ बाप एक ही कमरे में रहते हैं, उसी कमरे में फिर बेटा रहते हैं, उसी कमरे में बेटे ने शादी कर ली, उसका बच्चा भी उसी कमरे में रहते हैं। इस टाइप के तो आधी जनता की तो ऐसी ही हालतें हैं। तो ऐसी हालत में फिर ऊपर से जब आप इंटेलेक्चुअली चैलेंज की बात कर रहे हैं, एज ए कंट्री लाइक इंडिया, हमने वट एवर रीजन्स, उनका डिपेंडेंसी और जो भी है, उनको लेके डर है या उनको लेके फिक्र है या उनको लेके प्यार है, या जो भी आप डेफिनेशन करें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू व्हाई ऑफ इट, बट रिजल्ट यही है कि प्राइवेट लाइफ अगर किसी का जिंदगी में नहीं होगा तो सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड सेक्सुअल बिहेवियर डेफिनेटली बैरियर हो जाएगी। तो करिकुलम में, लाइफस्टाइल में जब हम प्रेस्क्रिप्शन करते हैं कि भाई बच्चे को घर जाके क्या क्या कराना है, उसका तो हर स्पेशल एजुकेटर, हर साइकोलॉजिस्ट लंबा चौड़ा चिट्ठा पकड़ा देते हैं कि ये पढ़ाना होगा, ये सिखाना होगा, डेली के 3 बार, डेली के 4 बार, ये है वो है। कहीं भी आज तक मैंने ऐसा प्रेस्क्रिप्शन आई हैव नेवर कम अक्रॉस जहां आपने प्रिस्क्राइब किया हो कि बच्चे को अकेले छोड़ देना, ऐसा प्रेस्क्रिप्शन ही कभी नहीं आया है। तो जब तक ऐसा प्रेस्क्रिप्शन देना शुरू नहीं करेंगे तो ये सब टॉपिक के ऊपर बात करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करिकुलम की बात करें तो सब लोग मिलके, मुझे लगता है इट इज हाई टाइम, बहुत बड़ी समय आ गया है, बिकॉज काफी डिबेटेबल है। कोई आके बोलता है फिजियोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से पाठ्यक्रम बनना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं मेंटल एज के हिसाब से पाठ्यक्रम बनना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं फंक्शनिंग लेवल के हिसाब से पाठ्यक्रम बनना चाहिए, कोई बोलता है नहीं बच्चे की जो है फिजियोलॉजिकल एंड हेल्थ कंडीशन के हिसाब से पाठ्यक्रम बनना चाहिए। सपोजिंग देयर इज ए प्रोफाउंडली चैलेंज्ड, इंटेलेक्चुअली चैलेंज चाइल्ड, तो उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल इश्यूज है, तो उसके हिसाब से पाठ्यक्रम बनना चाहिए। बट डेफिनेटली एज एंड मेंटल एज, दीज आर फैक्टर्स वी नीड टू कंसीडर। सोशल रोल भी इंडिया में बहुत डाइवर्सिफाइड है। क्या रोल आप एक्सपेक्ट करते हैं एक इंसान से, अलग अलग धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, अलग अलग प्रांत के हिसाब से, अलग अलग फैमिली कल्चर के हिसाब से, इतना ज्यादा वेरिड रोल है। जब आप विदेशों में जाते हैं कहीं भी, पता लग जाता है कि बाय एंड लार्ज एक थोड़ा सा लिबरल ग्रुप होगा, एक थोड़ा सा सेमी लिबरल ग्रुप होगा, एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव ग्रुप रहेगा, बट सिलेबस रिमेन्स बाय एंड लार्ज द सेम फॉर एवरीवन एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। ये कुछ गिने चुने कंट्रीज है, उसमें भी इंडिया एक अजीब परेशानी में है, बिकॉज व्हेन यू गो टू ए अरेबियन नेशन, आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट में व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू, कौन सा में आपकी गला काटेगा, कौन सा में आपका यू आर सेफ। तो जहां कंजर्वेटिव वर्ल्ड है वहां भी देयर इज ए स्ट्रक्चर। इंडिया का प्रॉब्लम ये होता है कि हर घर में जब स्ट्रक्चर बदल जाता है, हर समाज में स्ट्रक्चर बदल जाता है, एक स्कूल में अब स्ट्रक्चर अलग है, दूसरा स्कूल में स्ट्रक्चर अलग है, एक स्कूल में आप फुल ड्रेस में जाने के लिए वेलकम करते हैं जहां थोड़ा भी दिखना नहीं चाहिए, वही बगल में एक मान लीजिए एक प्राइवेट स्कूल है और एक दूसरा स्कूल है जहां मान लीजिए द यूनिफॉर्म इज दैट ऑफ ए मिनी स्कर्ट। मैं किसी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसे हालत में फिर उस समाज में जो बच्चा रहेगा उसके लिए सोशल सिलेबस, सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल रोल वो कैसे समझ पाएगा। एक परिवार बगल से निकल रही है, उसका तो बिल्कुल बुरखा वाला स्ट्रक्चर है, दूसरा परिवार निकल रहा है वो तो बनियान वाला स्ट्रक्चर है। अब वो बच्चा जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज होगा उसके लिए कितनी बड़ी चैलेंज है, इतना डाइवर्सिफाइड दुनिया में उसके लिए सोशल रोल डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट इट इज हाई टाइम, ये समय आ गया है कि दुनिया वालों का जैसा होगा होगा, रहने दो, उसका सुधार कब होगा, धीरे धीरे अपने आप समाज एक लाइन में आ जाएगी, अच्छा लाइन में आए चाहे बुरा लाइन में आए, समाज का सिलेबस अपने आप बनता जाएगा। हर 10 साल में अपने आप एक कल्चर आता है, हर 50 साल में, कभी कभी
थोड़ा पीछे जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, बट इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे को हम लोग समाज का ये बदलती हुई जो परिवेश है, बदलती हुई सेक्सुअल सोशल रूल है, उसमें हम लोग इनका इतना एडजस्टमेंट की हम उम्मीद नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट्स और टीचर्स और सब लोग मिलके हम लोगों को बहुत जरूरी है एक नेशनल ढांचा खड़ा करने की, कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज की जो परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को स्टडी करते हुए, उनकी ट्रीट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करते हुए हम लोगों को उनका सोशल रोल डिफाइन करना पड़ेगा। बाकी डिसेबिलिटी में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हर घर में आप नया नया सिलेबस बनाकर ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। हर फैमिली में, हर जाति के हिसाब से, हर प्रांत के हिसाब से आप नया नया सिलेबस बनाते रहेंगे तो टीचर एजुकेशन हो नहीं पाएगी ठीक से, और फिर फैमिली एजुकेशन ठीक से नहीं हो पाएगी, पेरेंट ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट जो है माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इस सिलेबस को लागू करने के लिए चाइल्ड लाइक टेबू जो एक है, आप देखना इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे कभी जवान नहीं होते हैं, हमारे ऐसा टेबू है। एक उम्र तक वो बच्चा रहता है, अचानक से एक उम्र में हम उसको बूढ़ा का एक खिताब दे देते, या मतलब घरेलू लैंग्वेज में बात करें, सठिया गया। तो एक उम्र में अचानक से सठिया गया वाला दिमाग में आ जाता है, एक उम्र तक जो है वो गोदी में मुनी 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 वाला चलते रहता है। अब ऐसे में वो जवान बेचारा हो ही नहीं पाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चाइल्ड लाइक टेबू वाला जो हमारी अंदर रहता है, वो हम कैसे धीरे धीरे ओवरकम करें। आम आम बच्चों में भी ये चीजें होती है। मेरी बेटी है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि भाई उसको कब मैं एडोलेसेंट समझूं और कब मैं एडल्ट समझूं और कब मैं उसको बच्चा समझूं। ये अपने आप में बहुत एक डिफिकल्ट टॉपिक है, स्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया, जहां हम लोग बच्चों को बुढ़ापे तक केयर करते हैं। अभी मम्मी मेरे साथ रहती है, दिन में 50 बार पूछते रहती है खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं। उसके हिसाब से तो मैं बच्चा हूँ, रात को सोने आता हूँ तो कंबल खिसकाने चली आती है। अब सोचिए इन केस आई एम मास्टरबेटिंग, क्या कंडीशन होगी। रोज रोज आ जाएगी कंबल ठीक करने के लिए, लाइट ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए, विदाउट इवन नॉकिंग। दिस इज द कंडीशन इन इंडिया, कि पेरेंट्स जो है बच्चों को हमेशा बच्चा ही समझते रहते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चाइल्ड लाइक टेबू, इसको हमें जबरदस्ती आम जनता के साथ जो हो रहा है, वी लेट अस नॉट डिस्कस ऑन दैट। वो लोग इंटेलेक्चुअली शार्प है, दे विल मैनेज, बट हमारे जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज इंडिविजुअल है, उनके लिए चाइल्ड लाइक टेबू के ऊपर स्ट्रांगली काम करना होगा इफ यू हैव टू टॉक ऑन सेक्सुअलिटी डेवलपमेंट एंड सेक्सुअल बिहेवियर। फियर क्वोशंट इन इंडिया, आम बच्चों को लेके भी, लड़कों को लेके तो है नहीं, लड़कियों को लेके बहुत बड़ा एक फियर क्वोशंट है। किसी भी लड़कियों का बाप से पूछे, उसकी जो है गर्दन में तलवार लटकी हुई रहती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब वो तलवार सोचिए कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज की पेरेंट हो जाए तो डबल तलवार हो गया। तो वो तलवार जो फियर वाला जो तलवार है, जब तक वो तलवार रहेगा, एक्सट्रीम फियर ऑफ व्हाट विल हैपन टू ए फीमेल एडल्ट, जब तक वो फियर रहेगा तब तक सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड सेक्सुअल बिहेवियर कभी भी अप्रोप्रिएटनेस की तरफ जा नहीं पाएगा। तो फियर, जब भी आपको नदी में तैरने से फियर होगा तो फिर स्विमिंग कहाँ से हो पाएगी। सड़क में गाड़ी चलाने का, एक्सीडेंट का फियर अगर इतना ज्यादा होगा तो फिर डेफिनेटली वो बच्चा कभी गाड़ी चला नहीं पाएगा। फियर एलिमेंट के ऊपर काम करना, फियर क्वेश्चन, वेरी हाई फियर क्वेश्चन ऑफ दिस कंट्री है। आम जनता में भी है, स्पेशल नीड बच्चों के पेरेंट्स में ज्यादा है। तो इट इज हाई टाइम कि आम जनता को छोड़ दिया, उनका जब इलाज होगा होगा। हमारे स्पेशल नीड पेरेंट, टीचर्स और जो भी हम कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स हम बच्चों के साथ लगे हुए हैं, वी हैव टू ऑल वर्क ऑन आवर फियर क्वेश्चन। जो होगा देखा जाएगा, इस टाइप का समय आ गया है। अगर आप उनके लिए रियली में कुछ करना चाहते हैं, ऑल ऑफ अस हैव टू गियर अप। दूसरा देखिए, all these things are leading to, there is a direct proportion of sexual health, sexual behavior and sexuality development to self esteem, confidence, body image। बहुत कम बच्चे हैं जिसका कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज अच्छा है। आप अगर 20 एडल्ट्स विद स्पेशल नीड फीमेल को स्टडी करेंगे, 20 में से 2 या 3 ही मिलेगा जो स्टाइल करना चाहते हैं, फैशन करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा दिखवाना चाहते हैं। बहुत कम।
जो अच्छा अच्छा लिपस्टिक लगाना चाहते हो, जो काजल के बगैर बाहर नहीं निकलना चाहते, जो वेल ड्रेस्ड ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलेगा, रोना धोना शुरू कर देगा। बाकी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी पुराना कपड़ा पहना दो, ग्रूमिंग करो ना करो, चल दिए वो। तो जहां सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और बॉडी इमेज बिल्ट अप नहीं होगी, वहां अगेन आपका जाके सेक्सुअलिटी डेवलपमेंट एंड सेक्सुअल बिहेवियर डेफिनेटली इंपैक्टेड। तो बचपन से ही सिलेबस में हम ऐसा कैसा उनके साथ बिहेव करें, किस तरीके से उनको पाले पोसे बड़ा करें कि उनका बॉडी इमेज, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल हाई। एक्सेप्ट फॉर द ग्रुप ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्योंकि इनहेरेंट है, पेरेंट का कोई कलाकारी नहीं है इसमें, डाउन सिंड्रोम का जेनेटिकली है, दे लव पीपल, दे लव टू शो ऑफ, इसीलिए डाउन सिंड्रोम हमेशा लगा रहेगा अपना थोड़ा स्टाइल मारने में, और टीचर उसका क्रेडिट ले जाते हैं। डांस दिखा दिया, गाना दिखा दिया, फैशनबाजी, जहां मर्जी करो, बात करने के लिए बोल दिया तो दे फील वेरी प्राउड। बट डाउन सिंड्रोम इज ए वेरी स्मॉल ग्रुप। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड चिल्ड्रन? उनका इस चीज को कैसे बिल्टअप करें? बॉडी इमेज, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना है। वेरी स्ट्रेंज चीजें है, आप देखना इंक्लूसिव स्कूलों में, दिल्ली के इंटीग्रेटेड स्कूलों में जाने वाले जितने बच्चे हैं, एकेडमिक्स में सारे बड़े तेज होंगे। तेज मतलब इन रिलेटिव कंपैरिजन टू चिल्ड्रन गोइंग टू स्पेशल स्कूल। इंग्लिश मतलब पढ़ाई लिखाई में वो थोड़ा तेज होगा, बाकी चीजों में बाय एंड लार्ज वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका होता नहीं है। बस क्लास में, खेल में, कूद में, नाचने में, गाने में, हर एक चीजों में उसने देखा हमेशा कि सबसे नीचे, सबसे कम परफॉर्मर, सबसे पोर परफॉर्मर मैं ही हूं। क्लास में सबसे नीचे बच्चा मैं हूं, मेरा दोस्त कोई नहीं है, कोई मेरे को पूछता नहीं है, कोई मुझे भाव नहीं देता है, उस टाइप का एक आपको मिलेगा। और स्पेशल स्कूल का किसी कारण से बच्चा थोड़ा सा तेज निकल जाए, स्पेशल ओलंपिक या इधर उधर फंक्शन में मिल जाए, वो बच्चा बन गया उस स्पेशल स्कूल का हीरो। हर एक के साथ ये लागू नहीं है, बिकॉज एवरी स्पेशल स्कूल भी चाहता है कि मेरे स्कूल का नाम अच्छा हो, तो 2 डांसर, 2 खिलाड़ी, उन्हीं का नंबर आएगा। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, दशहरा, दिवाली, हर जगह में वही चैंपियन। अब वो दोनों पढ़ाई लिखाई कुछ आए या ना आए, ये 4-5 बच्चे जो होगा, ये होगा फुल ओवर कॉन्फिडेंस पार्टी। इनका कॉन्फिडेंस, इनका सेल्फ एस्टीम, इनका बॉडी इमेज पूरा सबसे तेज, मतलब आप रोक नहीं पाओगे। तो ये दोनों जो कंट्रास्ट हमें दिखने के लिए मिलता है, ये दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो हाउ डू वी ब्रिंग इन दिस काइंड ऑफ सिलेबस? ऐसा सिलेबस ही कैसे बनाए? ब्रशिंग कराना, बेडिंग करना, टॉयलेटिंग करना, एबीसीडी लिखाना, वो तो बात की बात है भाई। इंसान पहले कॉन्फिडेंट होना है, इंसान का सेल्फ एस्टीम हाई होना है, इंसान का बॉडी लैंग्वेज हाई होना है। पढ़ना लिखना नहीं आया तो क्या हुआ? मैं बहुत लोगों को मिलाता हूँ आपको, चलिए पढ़ाई लिखाई के बारे में आप मत पूछिए, डिग्री के बारे में, ऐसा फुल कॉन्फिडेंट में बिजनेस चला रहा है, फुल कॉन्फिडेंट में घूमते रहता है, वो है अंदर से एकेडमिकली कुछ नहीं आता जाता है। पर समाज के साथ मिलने के लिए कोई डिग्री मॉल में जाकर थोड़ी डिग्री पूछ के पूछे, भाई साहब आपका डिग्री क्या है, आपने कहाँ तक पास किया? ट्रेन में बैठ के थोड़ी पूछ रहे हैं, आप भाई साहब बताइए आपका क्वालिफिकेशन क्या है? फ्लाइट में बैठ के थोड़ी पूछ रहे हैं, भाई साहब बताइए, मैडम जी बताइए डिग्री क्या है? कुछ नहीं। एवरीवेयर इन द सोसाइटी, जहां भी आप जाते हो, जहां कॉन्फिडेंस दिख गया, जहां सेल्फ एस्टीम दिख गया, जहां बॉडी इमेज अच्छा दिख गया किसी का, तुरंत ही आई लव यू। आई लव यू मतलब डोंट टेक इट एज पर्सनल लेवल। आई लव यू का मतलब होता है कितना अच्छा लग रहा है ना, ये मेरे दोस्त के लायक है, आई कैन सीट विथ हिम, आई कैन डाइन विथ हिम, ये मेरा गर्लफ्रेंड बन जाता कितना मजा आता, ये मेरा दोस्त हो जाता कितना मजा आता। हर वक्त ये चीजें आती। तो द करिकुलम मस्ट नेसेसरली कंपोज ऑफ सच थिंग्स, अगर आप इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों का रियली में सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं। रही बात फोकस सारा किधर है, और वो भी गलत तरीके का फोकस, वो है मैनेजमेंट ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। सारा फोकस, आज तक मेरे को कोई पेरेंट नहीं मिला जो आके सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर मेरे से कभी भी एक लाइन पूछा। हाँ, बच्चे ने कपड़े उतार दी, बच्चे ने चुम्मा कर दिया, बच्चे ने हक कर दिया, बच्चे ने गलत तरीके से खुजली कर दिया, ओपन में मास्टरबेशन कर दिया, मतलब चिट्ठा बहुत लंबा है मेरे पास। तो दुनिया भर का कंप्लेंट लेके दुनिया भर का पेरेंट पिछले 25 साल की मेरी लाइफ में आते रहे।
अब सवाल यह कि उसका मैनेजमेंट भी फिर इनअप्रोप्रिएट ही होता है, किसी तरह से मार धार के डांट फटकार के काम को दबा दिया जाए, इज्जत बची रहे, तेरी भी मेरी भी कहानी हो जाए खत्म। ठीक है जी। मेरे पास लड़की एक थी, जब भी वर्कर क्लास के लोग आते थे, कोई भी वर्कर क्लास के, टीवी वाला आ गया, कोई कारपेंटर वाला आ गया, कोई प्लम्बर वाला आ गया, कोई भी ऐसा आ गया मेरे घर में, शी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत ही सुंदर लड़की थी, पंजाबी फादर था और उसका मम्मी वॉज ए अमेरिकन, आई सपोज मम्मी वॉज ए अमेरिकन। तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फेयर, वेरी सॉर्ट ऑफ नाइस लुकिंग गर्ल, वेल बिल्ट, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। जब भी कोई वर्कर आए तुरंत ही सारे कपड़े उतार के कुछ ना कुछ 5 मिनट के लिए बवाल कर देना है। तो बहुत दिन लग गया ये स्टडी करने के लिए मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फाइनली आई रियलाइज कि घर वाले तो डेफिनेटली ज्यादा पूछते नहीं है, बाहर वाला कोई आने से सबको, बाहर वाला आते ही घर के फैमिली मेंबर्स को कोई नमस्ते करता है, कोई कुछ करता है, कोई पानी दे रहा है, सबका कुछ ना कुछ रोल बन जाता है। कोई धमकी देने वाला रोल में आ जाता है, कोई सुपरविजन वाला रोल में आ जाता है, कोई पानी पिलाने वाला रोल में आ जाता है। इसका कोई रोल ही नहीं है, चाहे घर में कोई भी आता जाता रहे। अब इसने अपना रोल सेटिंग बना दिया, कपड़े उपड़े उतार दूंगा, सब लोग आएगा, दंगा फसाद होगा, यही मेरा रोल है, जाओ कि मैं सुंदर हूं, ये हूं, वो हूं, देखो जरा मुझे। तो उसके बाद फिर हमने इसको पानी पिलाने वाला रोल में डालना पड़ा, चाय पिलाने वाला रोल में डालना पड़ा, खड़े होके झूठ मूठ का कमर में हाथ डाल के ठीक से करिए, इस टाइप का कुछ कुछ रोल में डालना पड़ा। तो तब जाके धीरे धीरे ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन हुई। तो इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट जो चल रही है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी कॉम्प्रिहेंसिवली अगर आप देखेंगे नटशेल में, रिप्रोडक्टिव राइट्स, हेल्थ एजुकेशन, सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन, प्रेगनेंसी एजुकेशन, चाइल्ड केयर एजुकेशन, बेबी केयर एजुकेशन, यहाँ तक कई देशों में पाठ्यक्रम जा चुका है फॉर चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बिकॉज आप अगर इंटरनेट में देखेंगे, सिर्फ इतना क्लिक करके देखिए, इंटेलेक्चुअली चैलेंज मदर्स, दुनिया भर के आपको आर्टिकल्स मिल जाए, कितने इंटेलेक्चुअली चैलेंज नोइंगली और कितने इंटेलेक्चुअली चैलेंज बाई चांस मदर बन गए। और ये अमेरिका लंदन की बात नहीं हो रही है, देश के पूरे विश्व की बात हो रही है। तो बेबी केयर तक पाठ्यक्रम चला गया। तो वो सब चीजें भी हैं जो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी इंक्लूसिव एजुकेशन का जमाना चल रहा है, तो उनका भी पाठ्यक्रम क्या है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोगों का इंटरेस्ट रहना जरूरी है। आर्ट्स करके प्रोग्राम आया था, ARSH 2005 में आया था, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ करके एक प्रोग्राम आया था, जिसके अंदर बहुत बेहतरीन सिलेबस बनाया था। इम्प्लीमेंटेशन में के टाइम में टीचर और हम लोगों ने मिलकर गड़बड़ कर डाली। उसके अंदर पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस थे, सेल्फ अवेयरनेस था, इमोशनल मैनेजमेंट था, सोशल स्किल्स था, पॉजिटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट था, पीयर हैंडलिंग, पीयर ग्रुप प्रेशर उसके अंदर था, सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ था, HIV के ऊपर था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज उसके अंदर थे, अवॉइडिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर था, वायलेंस अवॉइडेंस के ऊपर थे। 2017 में फिर से बात आगे बढ़ी, तो क्लास 1 से क्लास 5 तक का, क्योंकि वो वाला पुराना वाला सिलेबस क्लास 1 to 5 तक का ठीक से लागू नहीं हो पा रहा था, तो क्लास 1 to 5 में फिर दूसरा सिलेबस आ गया। आई एम नॉट वेरी श्योर, आप लोगों का इतने सारे लेक्चर्स चले गए तो मे बी आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर। उसके ऊपर आया क्लास 1 to 5 के लिए कि सेक्सुअल एब्यूज प्रिवेंशन शुड बी आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इंक्लूसिव स्कूलों में सेक्सुअल एब्यूज प्रिवेंशन एंड सेक्स एजुकेशन के ऊपर पाठ्यक्रम आई, और एक बहुत बढ़िया फिल्म रिकमेंड हुआ है कोमल नाम से। इट बिकम ए ग्लोबल फेनोमेनन। कई कंट्रीज ने इस फिल्म को अपने लैंग्वेजेस में डबिंग किया, अपने हिसाब से फिल्म को रूपांतर किया, एडेप्टेशन किया। लेकिन मैं कल ही मेरे लाइब्रेरी में देख रहा था, NIVH में फिल्म का एडेप्टेशन होता है फॉर ब्लाइंड, नहीं हुआ है। NIVH में ऑडियो सेंटर है जहां ऑडियो फिल्म बनाई जाती है, मतलब फिल्म में जो दृश्य कोई इंसान देख नहीं पाएगा उसको फिर ऑडियो में अलग से फीडबैक देना पड़ता है, तब जाके एक सिनेमा बनती है। उसमें भी कोमल के बारे में मैंने नहीं देखा। निपिट सिकंदराबाद और कई सारा इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट मैंने देखा, कहीं भी कोमल की जिक्र नहीं है।
तो ये बहुत हाई टाइम है कि इस सिनेमा को भी हम लोग सब लोग मिलके देखें। इसका क्या रूपांतर आ सकता है, किस तरीके से हम लोग इस सिनेमा को बेटर कर सकते हैं, या उससे पैरेलल कोई और सिनेमा बनाए, जो भी बनाए, बिकॉज दिस हैज प्रूवन टू बी वेरी सक्सेसफुल एक्सरसाइज। अब उसके बाद ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन करिकुलम आया। अब अफसोस की बात है, ये वाला पाठ्यक्रम भी स्पेशल नीड बच्चों का अभी तक नहीं है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन करिकुलम। मतलब स्पेशल ओलंपिक है, वो एक अलग बात है, बहुत अच्छी बात है, कॉम्पिटिशंस आर ऑलवेज वेलकम, बट एज ए इंस्टीट्यूशन जब भी कोई बच्चा स्पेशल स्कूल वगैरह में पढ़ता है, उसका दुनिया भर का सिलेबस है, 18, 19, 20, 40 एरिया में उसका सिलेबस होता है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को हम लोगों ने मार कुटाई कर करके हमने बना दिया फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट ये सब बहुत पुराने टाइम की बात हो गई। ओटी आएगा, वो भी फाइन मोटर ग्रॉस मोटर, और लोग सर भी फाइन मोटर ग्रॉस मोटर, और स्पीच थेरेपिस्ट आएगा वो भी यही करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी वही करेगा। तो एज सच फिजिकल एजुकेशन जो करिकुलम है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन करिकुलम, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक करिकुलम, उसको भी स्टडी करना आवश्यकता है, बिकॉज उसके साथ भी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन टू सेक्स एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा करना होगा तो डेफिनेटली आप देखिए सीबीएसई में कंपलसरी स्पोर्ट्स क्लासेस है, और हमारा स्पोर्ट्स क्लास कराने के लिए हमारे पास तो कमरा ही नहीं है। चलिए 200 स्पेशल स्कूलों में कमरा नहीं है, हम समझ सकते हैं। इंक्लूसिव स्कूलों में तो बहुत बड़े बड़े फील्ड है, वहां कौन सा आप स्पोर्ट्स करिकुलम दे रहे हैं, वहां कौन सा फिजिकल एजुकेशन करिकुलम दे रहे हैं? तो बहुत बड़ी चीज है ये। 2018 में, इनफैक्ट 2016 में बहुत बड़ी एक स्टडी आई थी। एक्चुअली ये स्टडी आना चाहिए था स्पेशल एजुकेशन समाज से या साइकोलॉजिस्ट समाज से। आश्चर्य है कि ये स्टडी आई डॉक्टर्स की गैंग से। बहुत बड़ा एक डॉक्टर की स्टूडेंट्स गैंग का स्टडी आया था कि जो एब्यूज, चाइल्ड एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज जितने भी ज्यादा होते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, उसके पीछे प्राइमरी कारण क्या है? तो प्राइमरी कारण ही उभर के आया सेक्सुअलिटी एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन जिस देश में नहीं होगा प्रॉपर, वहां एब्यूज ज्यादा होगा, एंड दे वर वेरी वेरी जस्टिफाइड इन दिस, एंड इट बिकेम सच ए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि 2018 में एनसीईआरटी ने प्रपोजल लाना पड़ा एनसीईआरटी को कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनिटल पार्ट्स, सेक्स एजुकेशन एंड चाइल्ड एब्यूज। आप देखिए पहले की जो स्टेटमेंट्स थे, कहीं भी हमने जेनिटल वर्ड यूज ही नहीं किया। मतलब हमारे खुद की इवोल्यूशन देखिए, पहली बार 2018 में सरकारी एक रिकमेंडेशन चली गई कि जेनिटल आइडेंटिफिकेशन के ऊपर सिलेबस बनना है, सेक्स एजुकेशन के साथ चाइल्ड एब्यूज के ऊपर पाठ्यक्रम बनना है। तो इट्स ए लॉन्ग वे टू गो, बहुत लंबी रास्ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटेलेक्चुअल्स बहुत सारे हैं, मैं अभी स्क्रीन में भी देख पा रहा हूँ, मेरे 3-4 तो मेरे टीचर ही बैठे हुए, पायल मैडम है, इधर सिमी मैडम है, आलोक सर है, जगदीश गुप्ता सर है, पता नहीं कितने सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। अब सबके पास बहुत भंडार है एक्सपीरियंस का, बेस्ट प्रैक्टिसेस का, बट इट इज हाई टाइम कि हम लोग सब लोग मिलके बैठ के हम पाठ्यक्रम बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद भुवन जी। अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है या कुछ डिस्कशंस है, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। आलोक जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू कि हम लोगों ने एक तो निश्चय ये किया है कि we'll select people have come forward from this group, and we together will try to make modules on sexual education for children with ITD. एक तो ये हमने काम जरूर करना है, और जो आपको इनहिबिशन हो रही थी ना कि मैंने रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली इट वाज टोटली ओवरवेलमिंग। और जो आइडियाज आपने हमारे को दिए हैं, जो हमारी कमियां हमारे को आपने गिनाई हैं कि हमारे करिकुलम्स में, हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, कोई भी हम लोगों ने इस बारे में ना कोई बात हुई और ना ही हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम यही सोचते चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज ऑल राइट। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एंड इट हैज बीन ए ऑल लर्निंग प्रोसेस, वेरी नाइस, एंड वी गॉट टू नो द एरियाज वेयर वी कैन वर्क ऑन। कि यहाँ से आपसे जो बात हुई है, आई वाज टेकिंग ए नोट ऑफ दैट, और वो नोट लेने के बाद में आलोक जी से मैं बात करूंगा बाद में कि आई मीट आलोक जी ऑन एवरी मंडे,
तो मंडे को मैं बात करने वाला हूँ कि भाई कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ हम स्टडी कर सकते हैं, जहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस प्रेजेंटेशन एंड एन आई ओपनर। कानों को तो खुला कर दिया, आंखों को भी खोल दिया इसने, दिमाग की भी बत्ती जला दी। तो अभी इट्स ओपन टू द ऑडियंस। आलोक जी कुछ कहना चाहें, आप में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ही इज विद अस। पूछिए नहीं, आप लोग कृपया इसमें एडिशन करिए। हाँ। दादा दादा आप तो हमेशा ऐसे भी बत्ती जलाते ही हैं, और आज तो मतलब अगर हम देखें तो इट इज समथिंग वेरी इनोवेटिवली मेरे सोच से तो अलग चला गया, क्योंकि हमने आपका बहुत सारा लेक्चर सेक्सुअल बिहेवियर मैनेजमेंट पे सुना है और आज का जो लेक्चर था ये तो आप समझिए कि ये लेक्चर नहीं था, ये हम सबों के लिए मार्गदर्शन है। और ऐसा मैं अभी तक जो भी देखूं 25-26 साल में इस तरह से एक करिकुलम को सोचना किसी ने सोचा नहीं है। आई डोंट बिलीव कि किसी ने इस तरह से सोचा होगा कि हम ऐसा इन सारे कंपोनेंट्स के साथ करिकुलम डिजाइन करेंगे। तो डेफिनेटली दादा आप तो हैं ही हमारे साथ, हम लोग मे बी जैसे गुप्ता सर का सानिध्य मिले, अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले और फिर हम लोग मिलके, हमारे इस टीम में भी बहुत सारे लोग आगे आने के लिए चाह रहे हैं, तो मे बी कुछ आने वाले समय में आई कैन कमिट कि कुछ अच्छा हो। यस सिमी मैम। Thank you, sir. Thank you, Dr. Himanshu ji, for giving us a very practical experiences on sexuality, behavior and sexual education का curriculum contents. मेरा just ये request है हिमांशु जी कि मौसमी was the recipient of रीटा पेशवारिया fellowship, और उसने डॉक्टर अमिताभ मिश्रा सर के साथ में एक मॉड्यूल डिज़ाइन कर रही थी ऑन सेक्सुअलिटी मॉड्यूल्स, एजुकेशन मॉड्यूल्स फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो मुझे ये लग रहा था कि व्हाई नॉट वी ऑल गिव आवर कंट्रीब्यूशंस टू दैट मॉड्यूल, and it's a very big platform here, so you can share us, and I will talk to Amitabh also regarding this, so we can have that compendium or a module on that aspects. So it will be a dedication and devotion to Moshmi also for the work she had been doing for so many years, and she is a recipient of RPF, so we have to give due respect and regard to her work she had been doing. So this is my just suggestion and a request to you, Dr. Himanshu Das. Thank you. Yeah. Anyone else, please? लोग सर सॉरी, समय तो आपका बहुत है, मैं देखा ही नहीं, मैं फटाफट खत्म कर गया। नहीं, अभी तो आएगा, अभी बहुत सारा चीज अभी निकल के आएंगे। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास पॉज बटन है इस सब्जेक्ट में कि लोग रुके रहते हैं कि अब पूछूं कि ना पूछूं, अगर ये सवाल पूछूं तो दूसरा क्या सोच लेगा इसीलिए हमने इस पूरे 3 दिन को दादा मैं आई कैन टेल यू कि मैंने ऐसे डिजाइन किया कि हमारे पास समय की कमी ना हो, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि हर सेशन में समय की कमी भेजे पैसा। डॉक्टर हिमांशु बात ऐसा है कि एवरीबॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ऐसा भी हो सकता है करिकुलम, तो वो माइंडसेट को थोड़ा लाइन में लाने में टाइम लगेगा। It took a lot of time. It may take 5 to 10 minutes for people to understand what you have talked about. क्योंकि वो इतना आपने जमीन से जुड़ी हुई बातें करी हैं, जैसे लाइक मी यू टॉक्ड अबाउट चाइल्ड टैबू, कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, if our parents are alive, वो यही कहते हैं कि तू तो अभी मेरा बच्चा ही है। वो कभी हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट होने नहीं देते। एंड व्हाट यू सेड कि वो माँ रात को आकर के मेरा कंबल ऊपर करती है, वो सब जगह होता रहता है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन माय फैमिली। माय वाइफ वो रात को जब तक सोती नहीं, जब तक देखने लगी भाई सब आ गए कि नहीं आ गए। अरे भाई आ जाएंगे, उनकी वाइफ है, वो अपने आप देख लेंगे, तुम्हें क्या चिंता हो रही है, मैं आ गया, मेरे को देखो ना वो मगर उनको तसल्ली नहीं होती है, सबसे पूछ के आएंगे तूने खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अरे दिन क्या रहा। तो ये टैबू जो है वो बहुत मुश्किल से हटने वाला है, इट विल टेक सम टाइम। एंड सिमिलरली एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट की जो बात करी आपने, कि अगर घर में
forget about the children with IDD. अगर एक सामान्य बच्चा भी उसने पैंट में हाथ डाल करके पीछे से खुजा लिया, आगे से खुजा लिया, ये क्या कर रहा है, हम फौरन शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। भाई स्क्रैचिंग तो कभी भी हो सकती है, अनकंफर्टेबलनेस कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो वो इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट तो हमारे यहाँ, फॉरगेट अबाउट चिल्ड्रन विद IDD, जो रेगुलर जो हमारे टिपिकली ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनके साथ में भी ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर मैनेजमेंट होता है और उनके बिहेवियर को हम इनअप्रोप्रिएट समझते हैं। तो के आई डोंट नो व्हाट इज अप्रोप्रिएट एंड व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट। Anybody else? I'll come to Payal ma'am and Namrata ma'am. Before that, Dada, there is one good thing which we had done yesterday. कल हमारे पांच self advocates आए थे in this conference. Okay, and they had given the so many thoughts जो कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। और हमारे पास कल 112 लोग थे इस पूरे उस समय पर, और I have seen about 60 people has responded कि मैं उन सेल्फ एडवोकेट की बात सुन के मेरा क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, कि मैं दंग रह गया, वो इतना सोचते हैं, ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी पूरे इस चाहे करिकुलम बनाने की बात हो या टू थिंक अबाउट द टारगेट ग्रुप और उसके एबिलिटी के बारे में हमने कहीं ना कहीं अंडरएस्टिमेट करके रखा हुआ है। एक वो चीज जब तक निकलेगा नहीं, चाहे वो पेरेंट्स के साइड से हो या प्रोफेशनल के साइड से हो या गवर्नमेंट के साइड से हो, इवन इन द गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो दे हैव अंडरएस्टिमेटेड कि ठीक है उनकी कैपेसिटी कम है या उनका सोचने का तरीका कम है। दादा ये भी एक कहीं ना कहीं इस पे भी बात करने की जरूरत लग रही है कि मुझे कि एक एम्पावरमेंट ऐसा होना चाहिए पूरी सोसाइटी में, दे शुड बी अंडरस्टूड एज ए सेक्सुअल ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, और उसको उसकी कैपेसिटी का एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ उसके अंदर कैपेसिटी है कि हम अगर सेक्सुअलिटी एजुकेशन देंगे तो वो जाएगा आगे सीखेगा। और एक बात मैं यहाँ पर कहूंगा दादा कि हम मनोविकास में जो भी पिछले कई सालों से देखा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंक कॉलेज मूवमेंट कि हम हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज में जाएंगे। एंड मैं पिछले 5 साल में देखूं तो करीब 100 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज में जा रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन वहां भी प्रॉब्लम है, सिर्फ स्कूल के करिकुलम की बात हम ना कहें, कॉलेज के भी करिकुलम में कहीं ना कहीं हम यहाँ से ट्रेन करके नहीं भेज रहे, या हमारे उस बच्चे में कोई ना कोई एक कमी है जिसके कारण प्रॉब्लम तो है। तो एक बड़े ही ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में काम करने की जरूरत है। आई थिंक एवरीवन हैज टू थिंक इन अ वेरी ब्रॉडली। यस पायल मैम। Yeah, just one small point I wanted to touch upon is that, you know, in our country, I feel that we are, from the moment we are born, we are very obedient. Like somebody, like the way the children are raised, we always have to listen to somebody or the other. So that I'm so happy now that the option of exerting your personal choice is being taught, because it did not exist earlier. We used to always only have to follow what was being said. So the student automatically followed what the teacher said. When you are at home, you follow what your parents say, or you listen to your olders and betters all the time. So you're not allowed to learn through your personal experience. So when it comes to confidence and when it comes to sexuality, when it comes to experimentation with fashion, with going out, with making relationships, you know, you're always dependent upon what somebody else feels or thinks. I used to think that, you know, now the world has changed. But I feel with the coming of social media, I feel people are more dependent upon what people think. If they even want to buy a simple gadget, they will go and read 100 reviews. Ki, oh, this is bad, this is good, this is this, this is that. If we want to go anywhere, we will look at the Google map and we will decide, even though we know the way to go there. But we will look at the maps. You know, so we have a dependence all the time. We have to refer to what, do a sort of a research on what the path is before we choose it. So that kind of confidence that ये मुझे करना है और मैंने ऐसे ही करना है.
or make your own path. That kind of thing needs to be developed. And I faced a lot of barrier towards it while doing performing arts with students. So when you're doing expressive arts and performing arts, you want people to do what's inside of them. You want them to express what they are feeling, not to copy what you are doing, right? So at that point of time, I feel that maybe, I don't know, जो assembly में schools में होता है कि public speaking is encouraged, children are encouraged to speak on the mic in assembly, everybody should be given a chance to perform. I feel that will give a lot of confidence also. And also the opportunity to do it your own way. कि ये concept है, ये thought है, now you do it your own way. Or give me your answer the way you feel, so that I always tell parents, if you want your child to learn language, let it not be in a book. Let it not be an academic language. Say, just tell your child to write 3 sentences before sleeping every day. No matter what the grammar, what the spelling, don't bother. At least एक flow आना चाहिए कि आज मैंने ये किया, मैंने लिख लिया उसको. तो वो written language का एक flow धीरे धीरे बनेगा. So the opportunity not to copy from a textbook, not to have a framework to go according to, but to do your own thing, that I feel is very important to nurture in the child. Just that point I wanted to add. Thank you. Yeah. Astha Kapoor ji. Yes, sir. So actually, for the past 2 days, हम लोग ये सब चीजों के बारे में सुन रहे हैं और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है. So I also wanted to share my experiences. So actually, I'm working with the DOE Inclusive Education branch है. So हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कैसे बच्चे आते हैं. लास्ट टाइम भी जब मैंने अटेंड किया था तब भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन जब हमने पूछा था कि जैसे मेरे पास एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा आया था एंड मदर वांटेड कि हम उनका यूट्रस रिमूव कर दें. ऐसे ही बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास. जैसे ASD हो गया कि मॉडरेट लेवल पे हमने डायग्नोज किया है, बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है. हमारे पास बहुत सारी गर्ल्स आती हैं विद दिस काइंड ऑफ डायग्नोसिस. एंड अभी रिसेंटली भी ये चीज हुआ है दैट इवन सम ऑफ द रेप विक्टिम्स हैव आल्सो कम. लाइक वो एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे यार, वहां से आ रहे हैं. तो पहले बच्चा जैसे माइल्ड आईडी डायग्नोज हुआ था, बट इतना वायलेंट था दैट अब वो मॉडरेट पे हो गए. सो अगेन द पेरेंट्स कैसे कंसर्न्स आते हैं ना कि हम यूट्रस रिमूव कर दें या ये सारी चीजें कर दें. अगेन वो बिल्कुल डिनाइल पे होता है कि बच्चे को ना हम इन सब चीजों के बारे में एजुकेट करें, ना पेरेंट्स इन चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं और टू सीक एनी काइंड ऑफ हेल्प. सो ये चीज मतलब आजकल बहुत देखने को मिल गया है, स्पेसिफिकली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के केसेस आ रहे हैं. एंड अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे पास एक बच्ची आई तो उनको स्पीच में डिफिकल्टी है. शी कांट स्पीक. शी इज अराउंड 13-14 years of age. सो दिक्कत पेरेंट्स के साथ क्या आ रहा है दैट शी कीप्स ऑन लुकिंग एट गाइज अराउंड कि मुझे जैसे किसी से बात करनी है. एंड द मदर इज कंसर्न्ड कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है. सो लड़कों से दूर करना है या फिर मेल स्टाफ से दूर करना है. व्हाट इज दिस हैपनिंग. सो अगेन उनको कोई एजुकेट ही नहीं करता है. सो लाइक यू वर सेइंग कि ऐसा हमारे पास भी नहीं है कि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन जो चल रहा है या जो हम थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसमें इवन वी फाइंड की बहुत लैक है कि हम उन्हें कैसे काउंसिल करें. पेरेंट्स को भी ये चीज कैसे समझाए कि हाँ ये एक टीनेज एज है और द पीपल गेट अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट जेंडर. बट वो सारी चीजें उन लोग को ये चीज समझने में भी बहुत दिक्कत आती है और हमें भी उन्हें एक्सप्लेन करने में. सो समवेयर इफ यू कुड आल्सो लाइक गाइड अस कि जब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो हम उनको भी कैसे काउंसिल करें. तो अगर कहीं मतलब मुझे भी थोड़ा गाइडेंस मिले, बिकॉज आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस आने लग गए हैं एंड पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. अगर मैं ये चीजें बोलूँ ना कि टीनेज एरिया, अगर मैं SATs को एक्सप्लेन करूँ सो दे अंडरस्टैंड बिकॉज वो उनको समझ आता है टीनेज एरिया एज है
and this is very normal for them. But जब हमारे पास, because most of them belong to lower socio-economic strata, so उन्हें ये चीज explain करना कि this is very normal in this age, कैसे वो चीज कर पाए, so that becomes a challenge for us. जी आलोक जी बोलेंगे, हिमांशु? नहीं, दादा ही बोलेंगे, हिमांशु दादा ही बोलेंगे। ये तो एक्चुअली मैम गरीबी के साथ जो है ना, हर समस्याएं मल्टीपल हो जाती है। गरीबी के साथ लिटरेसी है या लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इनकी इतनी मुश्किल हो जाती है, ओवरऑल लाइफ ही इतनी मुश्किल हो जाती है। हम जब भी पेरेंट ट्रेनिंग, पेरेंट काउंसलिंग, पेरेंट एजुकेशन की बात करते हैं, मैं भी आई हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल दिस मूवमेंट ऑल थ्रू माय लाइफ। उनकी जिंदगी इतनी कठिन, इतनी जटिल, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब होती है। जब आप उनको हमारा बच्चों की ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, नहाने की ADL नहाने की ट्रेनिंग देना है बच्चों, बड़ी वर्कशॉप कर दी 2 घंटे की, जाते वक्त बोल के गया, बेवकूफ इंसान, पूछा भी नहीं, बाथरूम हमारे पास है ही नहीं। मैंने खुद सुना है ये सब कमेंट। टॉयलेटिंग की बड़ी ट्रेनिंग कर दी, कैसे बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देना होगा, जाते जाते बोल के गए, मतलब गाली दे के गए। ये एक भी टॉयलेट है नहीं, साले पता नहीं क्या क्या गैजेट दिखा रहा था मेरे को। तो लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली। हमारे समाज में मैडम, ये जो भी हम पेरेंट का ये ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, पेरेंट एजुकेशन, पेरेंट काउंसलिंग की बात करते हैं, उसके साथ 2 काम करना बहुत आवश्यक है। एक तो ये सारे ट्रेनिंग जो होगी ना, ये होम विजिट बेस्ड ट्रेनिंग ही हो सकती है। विदाउट होम विजिट ये ट्रेनिंग नहीं हो सकती है। मम्मी पापा का क्या रिलेशनशिप है, सिबलिंग रिलेशनशिप क्या है, नेबर रिलेशनशिप क्या है, वो रहते कहाँ है, किस तरीके से जिंदगी गुजारा करते हैं। कभी कभी तो ट्रेनिंग देके फाड़ दिया मैंने बिल्कुल, बाद में पता लगा वो पूरा ग्रुप जो है 7 बजे काम पे जाते हैं, रात को 7 बजे आते हैं हर मम्मियां, और उनको ट्रेनिंग दे डाला, मैं फाड़ डाला कैसे बच्चों का परवरिश करना होगा। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरी हुई है गरीब लोगों के साथ। क्योंकि आपने ऐसे लोगों का जिक्र किया तो मैं ही एडवाइस करूंगा मैम, सोशल सपोर्ट इज वेरी वेरी एसेंशियल। ड्रग एडिक्शन के साथ इसका क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, अल्कोहलिज्म के साथ क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, हस्बैंड एब्यूजिंग द वाइफ, उसके साथ कितना कॉम्प्लेक्सिटी है। लाइफ इज रियली वेरी कॉम्प्लेक्स इन सच पॉपुलेशन। तो ये सारे इंडिविजुअलाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ काउंसलिंग बनाना होता है, इंडिविजुअलाइज्ड, दैट टू आल्सो फैमिली स्पेसिफिक। एक स्ट्रक्चर में आना पड़ता है, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, समय बहुत लगता है इस काम को लेने के लिए। प्लस सोशल सपोर्ट सिस्टम, हमें लगता है कि पुलिस बड़े रेड कारपेट बिठा के मेरे लिए बैठे हुए हैं, हमें लगता है कोर्ट चले जाएंगे तो बड़ा मेरी सत्कार होने वाला है, हमें लगता है फलाना कमिश्नर के पास जाएंगे तो मेरी सुनवाई हो जाएगी। आम जनता के लिए ही इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन दिस कंट्री। गरीब आदमी के लिए तो बेचारे का राशन कार्ड बनाने में ही तेल लग जाता था। अब जाके चीजें धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होने लगी है। लोकल जो म्यूनिसिपल या पंचायत बोर्ड वगैरह है, उनके साथ, लोकल लीडर्स के साथ भी इस काम को आगे बढ़ाया जाता है। अनलेस देयर इज पॉलिटिकल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड कम्युनिटी सपोर्ट, ये काम होता नहीं है। किस तरीके से हम ये सारी चीजों को, दैट इज व्हाई कॉन्सेप्ट आया है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आइसोलेशन में हम बच्चे की एजुकेशन की बात कर रहे थे, आइसोलेशन में पेरेंट काउंसलिंग की बात कर रहे थे, आइसोलेशन में सब कुछ चल रहा था। नाउ वी हैव रियलाइज्ड कि ये कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के हिसाब से सोचना होगा, देन ओनली योर एफर्ट वुड बी सक्सेसफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड वो हिस्टेक्टोटोमी के बारे में, यूट्रस रिमूवल के बारे में जहां तक था, आई थिंक इस आरपीडी एक्ट में भी है ना ये बात कि वी हैव टू कंसल्ट विद द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एंड वहां पर अगर वो अपना डिसीजन दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज इट इज अ सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग कि अगर वो पेरेंट्स या जो भी उसका केयर गिवर है उसके साथ वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है कि वेदर यूट्रस कैन बी रिमूव्ड और नॉट।
I think Dr. Alok, it is also there in the POCSO Act. POCSO Act में भी POCSO Act में भी है कि termination of uterus or the pregnancy shall be with the consent of the client. yes नंबर 1. नंबर दूसरी जो बात चल रही थी ना कि हम ट्रांजिशन के लिए कभी प्लान नहीं करते कि बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहा है तो वो ट्रांजिशन में प्लानिंग हम बच्चे की तो कर देते हैं मगर फैमिली की हम प्लानिंग नहीं करते हैं। तो वो फैमिली को भी ट्रांजिशन प्लानिंग में हमको इन्वॉल्व करना चाहिए। दैट विल बी देन इट विल बी यूजफुल, नंबर 1। नंबर दूसरा, रेडीनेस प्रोग्राम के फॉर चिल्ड्रन विद IDD और चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, चिल्ड्रन अंडर स्पेक्ट्रम और आई से फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। हमारे पास में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन तो शुरू कर दिया मगर रेडीनेस प्रोग्राम हमारे पास में कोई नहीं। वी गेट टू नो द रेडीनेस प्रोग्राम कि भाई स्पेशल स्कूल में क्या होता है, रेगुलर स्कूल में क्या होता है, वहां कितने बच्चे होते हैं, वहां कितने बच्चे होते हैं। कि इन स्पेशल स्कूल्स ही हैज टू डील विद 30, 40, 50 चिल्ड्रन और इन क्लास 7, 8, 10 और वहां एक क्लास में 50 बच्चे हैं। ओवरऑल देखें तो थाउजेंड्स में है। तो वो रेडीनेस प्रोग्राम जो है हमारे को बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए, वो कराना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो डाउन सिंड्रोम की सभी बात कर रहे थे कि डाउन सिंड्रोम में जो फीमेल होती हैं दे आर प्रोन टू प्रेगनेंसी, वो फर्टाइल ज्यादा होती हैं, तो उनकी एजुकेशन की हमको बहुत जरूरत होती है। बहुत ज्यादा हमको उनके बारे में बताना होता है कि भाई क्योंकि फर्टिलिटी रेट इज हायर देन इन फीमेल विद डाउन सिंड्रोम। नहीं उसको खाना दे दो। तो मैं कहीं पढ़ रहा था तो मेरे को भी याद आया, मैं बता दूं। तो ये सब चीजें हैं, हमको उनको बताना पड़ेगा। और जो हिमांशी ने बात की थी कि हम उनको अपने सारे पार्ट्स, कल भी मैंने बताया था कि हम सारे पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट ऑल एक्सटर्नल पार्ट्स, मगर इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। तो वो जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है, डॉक्टर साहब ने एक स्टडी भी बताई थी 2015 में आई थी, तो वो हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। वो हम पढ़ें एंड वी कैन फाइंड ऑन गूगल आल्सो, तो आपको उसके बारे में सजेशन मिल सकते हैं। आई होप यू आर सेटिस्फाइड। आस्था जी, अंत में मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें, मेरे बात को निगेटिवली आप नहीं लेना, लेट अस टेक इट इन पॉजिटिव स्पिरिट, कि 2000 साल पहले की हमारे टेम्पल्स में कितने सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मूर्तियां हैं, लाखों में है इस देश में। हर एक प्रांत में क्या क्या पोस्चर, क्या क्या पोजेज में आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज देखने के लिए मिलेगा इस देश में। कामा सूत्र, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन से सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, इस देश ने ही दूसरों को दिया है। मैंने खुद देखा है हेटेरोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, थ्रीसम, फोरसम, लेस्बियनिज्म, ये सारे पता नहीं कितने मंदिरों में मैंने देखा है सब चीजें। ऑफिशियल प्रोस्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला अगर कहीं था वो इंडिया में ही था। इट वॉज एंटायरली अ डिफरेंट लैंड। मुगल आए, खुद को शादी करना था 15-15, वो चाहते ही नहीं थे कि आपकी शादी हो, आपकी बच्चे। पूरा कल्चर बदले। ब्रिटिश आए आपको गुलाम बनाने के लिए। गुलामों की अधिकार थोड़ी होती है सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, कभी नहीं होती है। गुलाम तो गुलाम होता है, गुलाम का काम होता है लेबर का काम करना। तो ऐसे हालतों से हम गुजरे करीब 700-800 साल कि हमारी ओरिजिनल जो डेवलपमेंट था इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेक्स एंड सेक्सुअलिटी एंड द सोसाइटी, वो सारा खत्म हो गया है। इट हैज बीन इम्पोज की ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव चीजें आ गया। लेट अस लुक बैक, थोड़ा सा हम पीछे जाएं, इंडिया को जानने की कोशिश करें, हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें, हमारा टेम्पल स्टडी हो। व्हाई नॉट, ये दुनिया भर का सिलेबस की बात करें। लेट अस ब्रिंग इन कामा सूत्र, लाया जाए कॉलेजों में, बताया जाए। Dr. Himanshu, I'd like you to tell the story of Sun Temple in Odisha. वही मैं लिख रखा था। कोणार्क टेम्पल जाओ आप कोणार्क टेम्पल जाओ, आप खाजुराहो जाओ। इंडिया में मल्टीपल टेम्पल्स, आई हैव विजिटेड मे बी 100 सच टेम्पल्स। कोणार्क टेम्पल जब मैं क्लास 8 में गया, ऐसे देख रहा था जैसे कोई छोर देख रहा हो। साथ में दीदी उदी थी। अब दीदी उधर से देखे तस्वीर, तो हम उधर से देखे। इस हालत में देखना पड़ा। इतने एक्सप्लिसिट,
इन लैक्स। खाजुराहो, कितने टेम्पल्स ऐसे हैं कामा सूत्र के ऊपर, पता नहीं कितने वर्ल्ड के कंट्रीज में, यूनिवर्सिटीज में सिलेबस कामा सूत्र बेस बन गया है। उनको पूछो तो बोलेगा कामा सूत्र बेस सारा आइडियाज है। आजकल वीडियोस देखते हैं, अब बहुत लेट में पता लगा लेस्बियनिज्म क्या होता है, होमोसेक्सुअलिटी क्या होता है, थ्रीसम, फोरसम, फाइवसम क्या होता है। इन मंदिरों में तो पता नहीं 2000 साल पहले ये सब चीजें दिखने के लिए मिल रहा है। तो एनीवे, लेट अस री अंडरस्टैंड द सोसाइटी। थोड़ा सा लोग कहते हैं ना बैक गियर लगा देगा इंडिया अगर पीछे के बारे में सोचेगा। हर चीजों में ऐसा नहीं है। बैक गियर लगाने से बहुत ऐसा हो सकता है, बहुत चीजों में वी अगेन बिकम ग्लोबल लीडर। थैंक यू सर। Any more questions? Kanika, unmute yourself. Yeah. Good morning, everyone. Thank you for picking up this topic because it is an eye-opener session. My question is how to, initiate this talk about sex education. Because when I was listening and sir was telling about कि कैसे हम बच्चों को बड़ा ही नहीं होने देते, बच्चे के बाद सीधा बूढ़ा बना देते हैं. So it happens with normal, so-called normal kids as well. तो कैसे इस टॉपिक को इनिशिएट किया जाए? कैसे कोई आता है हमारे पास तो वही आता है कि बच्चे ने कपड़े उतार दिए या ही स्टार्टेड मास्टरबेटिंग इन पब्लिक विदाउट वो सब चीजें, बट नो पेरेंट इज रेडी टू अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट वे टू करेक्ट दिस बिहेवियर और मैनेज दिस बिहेवियर इज सेक्स एजुकेशन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन, पेरेंट्स गो अवे. तो किस तरह से उस चीज को हम स्टार्ट करें? क्योंकि पीपल लाइक मी, लाइक आई एम ऑल्सो पेरेंट, तो मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं है कि कैसे इसको स्टार्ट किया जाए. हम बात करें इन्फेंसी में, बात करें टॉडलरहुड में, बात करें, बट जब अगर प्यूबर्टी में हम करें और वी मिस दिस टाइम इनिशियल इयर्स ऑफ लाइफ, तो हम प्यूबर्टी में किस तरह से इस टॉपिक को स्टार्ट करें? हाउ टू बिगिन द कॉन्वर्सेशन? मैम, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया था. दिस इज टू बी डन विथ पेरेंट ग्रुप टुगेदर. पेरेंट का छोटा सा ग्रुप बनना है मैम. उस ग्रुप में आप चाहो तो स्पेशल एजुकेटर रखो, चाहे तो ना रखो. यू हैव टू स्टार्ट ओपन अप अमॉन्गस्ट योरसेल्फ. आज इसी फोरम में अगर मैं 4 शब्द बोला हूं ना, आई कुड सी आप लोगों का फेस में. तो जब ऐसे फोरम में भी हम लोग बोलने के लिए डरते हैं सेक्सुअली रिलेटेड शब्द, तो कहीं ना कहीं फैमिली इम्पैक्टेड तो होती है, स्पेशल नीड बच्चों की ट्रेनिंग इम्पैक्ट होती है. आई विश पेरेंट्स का जो भी संस्था के साथ आप लोग जुड़े हुए हो, आई विश वहाँ के स्पेशल एजुकेटर, वहाँ के मैनेजमेंट पेरेंट्स के लिए इंटरेक्टिव फोरम रखें. या आप लोग भी अपने फैमिलीज में आसपास जो भी पेरेंट है, आप लोग मिलके मे बी एवरी संडे, आज इस संडे को मेरे घर, अगला संडे को आपके घर जाके 2-4 पेरेंट मिलने की व्यवस्था हो. बच्चे की भी आउटिंग हो जाएगी, आप लोगों को भी बातचीत हो जाएगी. सो दिस इज द बेस्ट वे दैट आई हैव एक्सपेरिमेंटेड अपॉन. खैर आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले मेरे को इस काम का वो मिला था. एंड आई फाउंड द चेंज कि 1 साल बाद जो पेरेंट मेरे सामने किस तरीके से सेक्सुअलिटी की बात कर रहे थे, एंड आफ्टर 1 ईयर हाउ दे वे टॉक. छोटा छोटा असाइनमेंट दिया था कि मेरे एनएस में खुजली हो रही है, दवाई लगा दो. ये स्टेटमेंट मैंने बोला पेरेंट्स को, बोलो जरा मुझे. वो 10 में से एक भी पेरेंट्स बोल नहीं पा रहे थे, ऐसे 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 कर रहे थे. बोले मेरे बट में, मेरे इधर में. बोलो नहीं, आप बोलो मेरे एनएस में खुजली हो रहा है. नहीं, इट्स इचिंग समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. इट्स ए प्रोसेस दैट वी हैव टू ऑल अंडरगो. मेरी वेजाइना में ब्लीडिंग हो रही है, बताइए. अभी मैं आपको ऐसे ऑफर दे रहा हूँ, आप में से कोई एक फीमेल बताइए ऐसा, मेरी वेजाइना में कल सुबह से ब्लीडिंग हो रही है. देखिए क्या हाल होगा. So that's why I am requesting you कि स्टार्टिंग के लिए आप लोग जो है पेरेंट ग्रुप बना के आप लोग ये एक्सरसाइज करें. इसमें बच्चे के लिए भी आउटिंग हो जाती है और पेरेंट्स के लिए भी एक प्रकार का एक्सप्रेसिव आउटलेट बनता है. धीरे 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 आई हैव सीन पेरेंट्स ग्रोइंग थ्रू दिस एक्सरसाइज. थैंक यू. थैंक यू सर. डॉक्टर साहब, कल ये बात सामने आई थी कि we are very comfortable talking all this sex education in English words, but when it comes to vernacular, तो मेरे को और आपको भी तकलीफ होने लग जाएगी कि भाई मैं कैसे बोलूं.
तो ये बहुत एक जबरदस्त समस्या है कि हम जब वर्नाकुलर का प्रयोग करते हैं, कल डॉक्टर निमेश जी देसाई जी ने ये प्रोग्राम बात उठाई थी कि वी आर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग इन इंग्लिश, मगर जब हम वर्नाकुलर में बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये भी एक समस्या बहुत जबरदस्त है हमारे साथ। Once it comes to sex education, तो उसमें ये बहुत जबरदस्त समस्या आ जाती है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, डोंट वेट कि बच्चा हमारा एडल्ट होगा तब हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, या तब हम इफ आई हैव सीन, आई कैन शेयर यू द माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं अपनी बेटी के लिए मैं एज अप्रोप्रिएट उसके लिए पूरा एक बुक लाता था, एंड दैट वाज बुक वाज गिवन द वेरी पिक्टोरियल इंफॉर्मेशंस कि वो पूरा वो पढ़ती थी, और पढ़ते पढ़ते हर एज के साथ मैंने उसको वो किया है, उसको ट्रेन किया है। तो अगर आप उससे बातचीत कर रहे हैं, आज मैं देख रहा हूं कि हमारे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं और एक और भाई के बच्चे हैं, उसमें मैं देखता हूं कि कोई उसमें से एक जिस बच्चे को ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो बच्चा उसका पीरियड्स हो रहा है तो वो नहीं बोलेगा, अगर उसको पेन हो रहा है तो वो नहीं बोलेगा। वहीं पर जिस बच्चे को ट्रेनिंग हुई है वो बच्चा बड़े अच्छे से बोल रहा है कि हमें पीरियड्स में पेन हो रहा है, पापा ये हो रहा है, पापा वो करना है, ऐसे है वैसे। सो अगर हम प्रॉपर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, अगर कनिका जी आपने कहा आपके घर में स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो एनवायरनमेंट में सिर्फ आप और आपका बच्चा ही नहीं आता है। इनफैक्ट यू हैव टू टेक द कॉन्फिडेंशियलिटी विद द अमंग ऑल द मेंबर्स, कि सभी मेंबर्स को अगर ये सारी बातें हैं, सबको ये पता होना चाहिए कि हम क्या चीज शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप सही तरीके से सही उम्र के साथ शुरू करें, कहां से शुरू करने की बात आपने कहा था, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू करिए। ये एक गट्स होना चाहिए, जो दादा ने कहा कि गट्स स्टार्ट करो, वो चीज बहुत जरूरी है। यस गेल प्लीज, मैडम गेल, या अनम्यूट योरसेल्फ। पूनम जी अनम्यूट योरसेल्फ। Acha, sorry. Good morning, everybody. I forget about children with special needs or IDD. You know, in our school, we wanted to have a sexual orientation and we had to take permission from the parents. And you will not believe, we got only 40% saying yes. The rest all said no. So because of that, if you are in a school and you have to take permission from parents, and parents themselves don't want that the children should be sexually oriented, so then it's a battle that you have already lost. So I do not know. I feel that it should come in the curriculum where there is sexual education is a must, especially in all schools. Because see, if I am trying to fight or I am trying to orient sexual education, and if I have to take permission from the parent and the parent says no, then I have already lost the battle. How am I going to go about it? Gilji, you said that 40% of parents agreed to come in for the program. Yeah. So half the battle is won. No, but then it depends on the majority. Majority नहीं, आप 40% के लिए कीजिए कि 40% के लिए आप जब कर देंगे, and when it will go through their children, तो वो दूसरे बच्चों में जाएगा, then other parents will get interested automatically. तो एक तो समस्या हमारे साथ में यही हो जाती है कि we want that let the whole group come and then we'll start. You start with one parent, two parents, three parents, but whatever. Sir, we have a management policy, that unless everybody agrees, then only it will go on board. Otherwise, it doesn't go on board; it gets shelved. So what you're saying, see, but when it comes as a curriculum, then everybody has to do it. No, it's like if you're learning maths, everybody has to learn maths. So then everybody, you don't need to ask permission. You have to do it. Then Gail madam, कल हम लोगों ने we have done some exercise, so that evaluation, that quiz, you do it with your board where you work with the institution. Maybe some institutional policies can be the modified. That is the requirement. Sir, मैं वही कहने वाला था कि once we cannot change the parents, change ourselves. हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना. So you can convince the management that even if it is 40%, we'll have a beginning, and then 40% will become 50%, 60% in the coming time.
So it's a matter of convincing the management to hold the program. Fine, sir. Thank you. पूनम बादवा, please. गुड आफ्टरनून सर. सर अभी ये जो टॉपिक चल रहा है, जो मैं लास्ट काफी सालों से जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेटर के पास सबसे ज्यादा पेरेंट्स टच में रहते हैं, और एक स्पेशल एजुकेटर को 100% पूरी की पूरी नॉलेज और उसको बहुत उसको ओपन होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स. इनिशियली जब हमारे पास बच्चों को लेके आते हैं, तब उनका एक ही एरिया होता है कि बस बोलना सिखा दीजिए, इसको पढ़ना सिखा दीजिए. जैसे ही हम उनके फर्दर आगे ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि अभी देखो ये बच्चा छोटा है, ये बड़ी होगी, इसको पीरियड्स होंगे, या ये लड़का है, ये इसके में ऐसे सब कुछ डेवलपमेंट होंगे, तो पेरेंट्स इस चीज को अवॉइड कर देते हैं और वो सुनना ही नहीं चाहते. बोले मैम वो तो बात की बात है, पहले तो आप इसको बोलना सिखाइए, पहले तो पढ़ना सिखाइए. तो डेफिनेटली हम लोग उस पर चीज पर काम करते हैं, बट साइमल्टेनियसली अगर एज अ स्पेशल एजुकेटर हम पेरेंट्स को धीरे धीरे उनका एक ग्रुप बना के, एज पर दी जैसे दास सर ने बताया कि बिल्कुल सही, कि हम जब पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे और बड़ा ओपनली उनके सामने डिस्कशन करेंगे, तो ही पेरेंट्स सुनने के लिए रेडी होते हैं. और अपने बच्चों के एक एडल्ट एज आने के लिए वो तब तक, मतलब जब हम शुरू से उनको बताते रहेंगे तभी वो सुनेंगे. जैसे सर मेरे पास एक केस आया था, मैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ और मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ भी काम कर रही हूँ. तो बाय चांस ऐसा हुआ है कि हियरिंग इम्पेयर्ड लड़की की शादी एक हियरिंग इम्पेयर्ड प्लस बॉर्डरलाइन केस के साथ हुई, मगर मदर ने जब मैरिज के टाइम पर उनके साथ कोई डिस्क्लोज नहीं करा. आफ्टर दैट जब उनके साथ वो लड़की उनके पास उनके घर में आई, तो वो उसने लड़के के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाए. हमने जब उसको पूछा, पेरेंट्स जब बड़े परेशान हुए, और वो मेरे पुराने पेरेंट थे, वो मेरे पास लड़की को लेकर आए. उन्होंने मुझे बोला कि मैम ये तो उसके कमरे में ही नहीं जाती, कोई रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहती. तो हमने उस लड़की से बात करी, उसने मुझे बताया कि मेरी मम्मी ने बोला है कि तुम जैसे ही इस लड़के के पास जाओगी ना, तुम कंसीव कर लोगी, तो इस वजह से मैं नहीं जाऊंगी, मुझको बेबी नहीं करना है, मेरी मम्मी मुझे हमेशा ये बात बोलती हैं. एनीवेज, तो हम लोगों ने उसको काफी अच्छी तरह एजुकेट करा, कंसीव कैसे करना है, कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं, बहुत ओपनली उसको सब कुछ बताया, उसको समझाया. नाउ दे आर पेरेंट्स, अभी उनको एक नॉर्मल बेबी हुई है और नाउ शी इज 6 year old. तो इस टाइम स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेटर का एजुकेट होना और उनका ओपन माइंडेड होकर पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है. तभी जाके सर, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तक बिहेवियर के लिए, मल्टीपल चीजों के लिए पेरेंट्स पहुंच ही नहीं पाते हैं. वो सोचते हैं इसी लेवल पर आकर हमारा काम निमट जाए, और अगर हम उन्हें कन्विंस भी करते हैं तो वो बोलते हैं नहीं कि ठीक है मैडम बाद में देख लेंगे. फिर वो इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब वो कंडीशन हो जाती है तब वो परेशान होते हैं. तो मुझे लगता है कि सर स्पेशल एजुकेशन के टाइम उसमें सिलेबस में या करिकुलम में हमें ये सेक्स एजुकेशन का पार्ट स्पेशल एजुकेटर्स को 100% हमारे को उनको देना चाहिए, और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए. सो हम ओपन माइंडेडली उन पेरेंट्स को शुरू से ही एजुकेट करें और पेरेंट्स के ग्रुप बना के उनको इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करें. थैंक यू सर. Good. Anyone else? Poonam ji, I would like to just add it. आपने बहुत ही अच्छा कहा. Now अभी एजुकेशन में, लर्निंग में एक बहुत अच्छा टर्म्स चल रहा है, मतलब हमेशा इवॉल्व करता है, और UX DX का नाम सुना होगा, यूजर एक्सपीरियंस और डेवलपर एक्सपीरियंस. खास करके जो अब जब से ऑनलाइन कोर्सेस होना शुरू हुआ, तो जो यूजर्स है वो कैसे उस चीज को ग्रहण करेगा, और जो एक डेवलपर है उसको कैसे बनाएगा. तो हमेशा ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर आप कोई भी चीज डेवलप कर रहे हैं, इवन कि हम बड़े दिनों से सुनते आ रहे थे कि D.Ed वाले करिकुलम में आ जाए, अगर नहीं भी है, एज ए टीचर, एज ए डेवलपर, as a who wants to do something, तो वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है. अगर उसकी नीड है कि हमें अपने यूजर को कुछ अच्छा देना, अपने स्टूडेंट को कुछ उस टॉपिक पे बात करनी है, तो वो बाद में भी लर्न कर सकता है, कहीं से भी लर्न कर सकता है. तो कहीं ना कहीं हम एक ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल टीचर है या
जो एजुकेटर है उसका इंटरेस्ट कितना है, या उस सब्जेक्ट को वो एड्रेस करना चाहता है कि नहीं, या उस यूजर के एक्सपीरियंस को वो उसके लिए कुछ नया चीज करना चाहता है कि नहीं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी ढूंढना चाहिए कि जो यस, इफ दे आर सम इंक्लाइंड टू डू समथिंग, दे कैन डू समथिंग बेटर, तो वहां पर अगर ऐसे लोग मिले तो उसको भी थोड़ा इनकरेज करिए, तो वो आगे अपने से भी पढ़ के कुछ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। राइट सर, राइट, बिल्कुल राइट। आलोक जी, आलोक सर, ये तो एक रिकमेंडेशन हमारे पास में बन गया है टू द काउंसिल, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, के चैप्टर ऑन sexuality and sex education and sex advocacy should be included in all the level of curriculum, at all levels of curriculum, चाहे वो डिप्लोमा लेवल पर है, बीएड लेवल पर है या एमएड लेवल पर है, तो ये होना चाहिए सर। ये मैं सोच रहा हूँ कि एक रिकमेंडेशन बना करके हम काउंसिल को भेज देंगे, क्यों डॉक्टर साहब? हिमांशु जी दे सकते हैं डेफिनेटली। नहीं, इट्स ए रिकमेंडेशन ऑफ द ग्रुप, नॉट आवर रिकमेंडेशन, पर्सनल नहीं है ना। यस, व्हाई नॉट? ये जो रिपोर्टिंग करेंगे उसमें भी स्ट्रांगली लिख देंगे, एंड देन ए सेपरेट रिकमेंडेशन कैन आल्सो बी सेंट। सर एक चीज और बोलना चाहती हूँ, कई बार के स्पेशल एजुकेशन में जो भी टीचर्स होती है, तो उन लोगों को कई बार ये भी डर लगता है कि शायद हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है, हमें ये केस को आगे साइकोलॉजिस्ट के पास, बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास रेफर कर देना चाहिए। जबकि मैं सोचती हूँ कि मेरे पास, जैसे हमारे पास बच्चे क्योंकि जब स्पेशल एजुकेशन के लिए आते हैं तो हम शायद पेरेंट्स से बहुत ज्यादा टच में होते हैं, और स्पेशल एजुकेटर से अच्छा कोई टीचर मतलब हो नहीं सकता पेरेंट्स को एजुकेशन देने के लिए। और इसीलिए सर मैं स्पेशल एजुकेशन की तरफ ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ बार बार कि मतलब ये चीजें अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो करिकुलम नहीं होना और हमें थोड़ा सा एक हिच होती है कि नहीं हम लोग शायद इसके लिए एलिजिबल नहीं है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। 30 ईयर एक्सपीरियंस होने के बाद भी सर मैं उतनी फ्रीक्वेंटली काम करने में डरती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं शायद ये मैं इसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं हूँ मेरी, बट डेफिनेटली क्योंकि पेरेंट्स मुझसे 30 सालों से 28 साल के लड़के लड़कियां सब जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है मैं तो उनके लिए काम करूंगी, तो इसीलिए मैं बड़े ओपनली मैं उनके लिए काम करती हूँ। मगर छोटी टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं, जो कि डिप्लोमा और एक जस्ट एक पास आउट्स हैं, वो थोड़ा सा उनको लगता है कि मैम हम कैसे करेंगे, या हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दैट्स इट सर, थोड़ा सा ये भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। मैं तो अदर वे राउंड देखता हूँ पूनम जी, अभी जो यंग जनरेशन के जो टीचर आ रहे हैं ना, दे आर वेरी मच ओपन टू डू ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग, वो अभी नहीं हिच करते जो पुराने विचारधारे वाले हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। या पूनम जी एक चीज और है कि एक जो ये टैबू है ना कि भाई हमारे है या नहीं है, कि जितना हम कर सकते हैं उतना, तो भारतवर्ष में हर एक इंसान एक डॉक्टर है। आप किसी स्कूल में किसी ने एक दिन कह के देख लो मेरे को सिर में दर्द हो रहा है या मेरे को जुकाम हो रहा है, आपको 6-7 तो घरेलू नुस्खे मिल जाएंगे और 6-7 दवाइयों के नाम प्रिस्क्राइब कर देंगे, जबकि हम ऑथराइज नहीं है दवाई प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग समथिंग गुड टू समबडी, जब तक हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है हमारे पास में सर्टिफिकेशन होना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, वहां पर हमारी बाउंड्रीज हमें ये देखना चाहिए कि भाई जो भी हम उनको बता रहे हैं, जो भी उनसे बात कर रहे हैं, जो उसके लिए क्वालिफाइड है, आपके यहाँ साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, आप उनसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एंड देन यू कैन से इट फ्रॉम योर माउथ कि वो आपसे ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप उनसे कह सकते हैं, मगर उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस इन ए ग्रुप, वी कैन डिस्कस विद द काउंसलर, वी कैन डिस्कस विद द प्रिंसिपल। तो वो ऐसा करने के बाद में एक ग्रुप बना करके हम डिस्कस करके, और चाहे एक ही आदमी उनसे कह दे तो वो भी हम कर सकते हैं। Yes sir. We have the next panelist, Ava ma'am, welcome you. पायल जी का एक सवाल ले लो लास्ट। पायल ma'am, please. Sorry, just one more thing occurred to me is that we all know there is resource material available. There's a lot of lovely books available, like Alok ji has said, he has been bringing for his child also
and she has become so confident because of being able to read and being able to understand through those books. So until it comes in the curriculum or whatever, I think standard wise, from class 1 kindergarten level, where does the baby come from? Where did my brother or sister, how did they suddenly arrive in my family? Answering these questions, they are very sweet books written for right from that level, right up till the senior level. I think in the senior level, the children have got that one reproduction chapter in the science, isn't it? Apart from that, there is nothing else. So to read about asexual, sexual reproduction, that is only that, I think class 8 or class 9, you do that chapter in science. Apart from that, if you have, according to school level, if you have appropriate books according to each age level for the children of that age level to understand in their language and illustrated according to their interest, then that would be very nice to recommend to the parents that, why don't you buy this book for your child and go through it together. I'm sure it will be a nice way to get acclimatized to that topic. That's all. Thank you. ठीक है आलोक जी, I think we will be winding up the session. Yes. Yeah. I can see my ma'am on the screen. Awa ma'am, namaskar. नमस्कार जी. Anshu ji, I extend heartfelt thanks to you for your eye opener and revealing the history and showing us the future. कि भूतकाल में क्या हो रहा था, आगे हमको क्या करना है और क्या चल रहा है. आपने तीनों चीजों के बारे में हमको जो बताया, और you showed us a mark forward कि हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या करना हमारे को चाहिए, क्योंकि जो हो गया that cannot be, जो बीत चुका है उसको हम अंडन नहीं कर सकते, मगर आगे हमको क्या करना चाहिए, जो मार्गदर्शन किया, it will go a long way in planning how can we do it. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको. Thank you दादा.